गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अब उसमें कुछ उसके रिजेक्शन के कुछ पॉइंट्स थे, वो भी हमने उस पर्टिकुलर जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें हमने डिस्कस किए थे। और वो रिजेक्शन के पॉइंट्स क्या थे तो उसके लिए तो आपको वीडियो है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में आप इस पर आइए तो यहाँ पर जो उनकी कुछ पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन में, न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन में जो कमी रह गई थी तो उसको यहाँ पर उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश की थी मेंडलीव ने। तो मेंडलीव है यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन है, हम मान सकते हैं। जो अर्ली जो डेवलपमेंट हुए पीरियोडिक टेबल के को लेकर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मेंडलीव का है, वो हम मान सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मेंडलीव और मेंडलीफ कुछ जगह प्रोनाउंस है वो मेंडलीफ है वो भी किया जाता है, अदरवाइज हम लोग मेंडलीव ही बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि उनका स्पेलिंग है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप इतना कंफ्यूज मत होना, कुछ जगह है वो मेंडलीफ भी प्रोनाउंस है वो किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो मेंडलीव है वो रशियन साइंटिस्ट थे और उन्होंने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन अपना बताया था तो उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, तो उन्होंने दो चीज़ को यहाँ पर मेनली है वो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनके क्लासिफिकेशन के दो पिलर्स जो हैं वो एक तो था एटॉमिक मास, जो कि न्यूलैंड वाले में भी था एटॉमिक मास था, और साथ ही साथ इन्होंने एक जो मेन इसका जो क्लासिफिकेशन का इन्होंने बेस जो रखा वो था इनका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो सिमिलरिटीज अगर आ रही हैं किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए तो उनको एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में है वो रखा जाए, या उस समय उनको कॉलम है वो नाम दिया गया था, तो उन्हें एक ही कॉलम के अंदर रखा जाए, ऐसा उन्होंने मतलब डिसाइड है वो करके फिर पूरे एलिमेंट्स को है वो क्लासीफाई किया था। साथ ही साथ उन्होंने जो एलिमेंट्स, जितने भी जो एलिमेंट्स उस समय जो थे वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो 63 एलिमेंट्स को उन्होंने है वो क्लासीफाई किया था। और जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, उनको एक कॉलम के अंदर रखा और कुछ रोज भी बनाई। जो कॉलम्स हैं, जो वर्टिकल जो कॉलम्स हैं वहाँ पर उनको है ग्रुप नाम दिया, हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको वहाँ पर पीरियड्स है वो नाम दिया। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है वो मेंडलीव ने उस समय किया था, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको क्लासीफाई है वो किया था। मेन इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलरिटी को उन्होंने बहुत एम्फेसिस है उसके ऊपर रखा था। उसके बेसिस पे उन्होंने जो सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं एलिमेंट्स उनको सेम ग्रुप मिले, ऐसी उनकी पूरी कोशिश है वो रही थी। अब कैसे पता चले कि भाई किसकी प्रॉपर्टी है वो सेम होगी या किसकी नहीं होगी, तो उन्होंने मतलब जैसे 63 एलिमेंट्स थे तो 63 एलिमेंट्स के कुछ कार्ड्स बनाए थे और हर एक एलिमेंट की उन्होंने रिएक्शन है वो करवा के देखी ऑक्सीजन के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में। तो अगर किन्हीं के लिए दो एलिमेंट्स, उनके लिए जो वहाँ पर जनरल फॉर्मूला अगर ऑक्साइड का और हाइड्राइड का है वो अगर सेम मिल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और वहाँ पर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर NH3 और PH3, तो दोनों के हाइड्राइड के फॉर्मूला क्या है वहाँ पर सेम है। तो उसने क्या किया कि अगर जिनके हाइड्राइड के फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, ऑक्साइड के फॉर्मूले अगर सेम आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर है वो प्लेस किया। तो न्यूलैंड से अगर आपको डिफरेंस इसको देखना है कि भाई क्या डिफरेंस था, एटॉमिक मास तो उन्होंने भी लिया था, इन्होंने भी लिया, तो क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने यहाँ पर ये भी देखा कि किनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सिमिलरिटी है वो हमको मिल रही है। और इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने रिएक्शन है वो किससे करवाई, ऑक्सीजन के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि पर्टिकुलर जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या था। तो मेंडलीव ने जो अपना लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब ये पेरियोडिक फंक्शन क्या चीज होती है, पेरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटिशन होता है। अगर हम जितने भी जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर हुए थे उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का है वो रिपीटिशन होता है। ये लॉ था मेंडलीव का। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का जो मेन बेस है वो किसको माना गया था, एटॉमिक मास को। एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज है वो किया गया था। साथ ही साथ ये उन्होंने बहुत दिमाग में रखा था केमिकल प्रॉपर्टी को, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में जगह मिले, ये उनका बहुत मतलब उन्होंने एक बेस है उसको बना लिया था। तो अब इसके अंदर क्या क्या इसके मेन फीचर्स क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इट इज़ बेस्ड ऑन
मेंडलीव पेरियोडिक लॉ, जो पूरा क्लासिफिकेशन था वो मेंडलीव पेरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको उन्होंने एक नाम दिया, जिसको नाम दिया उन्होंने पीरियड्स। और ये टोटल पीरियड्स थे कितने ग्रुप के अंदर, वो पूरी क्लासिफिकेशन के अंदर, तो 6 वहाँ पर रोज थी, तो उनको नंबर दिया गया था 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद में यहाँ पर कुछ वर्टिकल कॉलम्स भी थे जिनको उन्होंने नाम दिया था ग्रुप्स, और वो कितने थे नंबर के अंदर, वो थे 1 से लेकर 8 तक। पर यहाँ पर कुछ एक अलग चीज़ भी देखने को मिलेगी यहाँ पर कि जो पर्टिकुलर जो वर्टिकल कॉलम जिनको ग्रुप नाम दिया गया था, तो उसमें से 1 से लेकर 7 तक हैं, उनको फर्दर डिवाइड है वो कर दिया गया था ए और बी के अंदर। और यहाँ पर जो 8th ग्रुप है उसको उन्होंने है बिल्कुल वहाँ पर क्लासीफाई नहीं किया था ए और बी के अंदर, उनके अंदर उसको नॉर्मल तरीके से ही रखा गया था, सिर्फ 1 से लेकर 7 तक है वो क्लासीफाई है वो किया गया था। अब उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट उसमें पॉइंट ये भी बताया कि जब भी हम एक पीरियड के अंदर, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रो है उसके अंदर अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहाँ पर ग्रेजुअली चेंज आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो जो बच्चे जिनको पता है बहुत अच्छे से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में, तो वो जान सकते हैं कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो राइट साइड के अंदर नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है पेरियोडिक टेबल का तो वो अच्छे से इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जनरली मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे और मतलब जो नॉन मेटल्स है वो राइट साइड के जो टेबल के अंदर है वो प्रेजेंट होंगे। फिर लास्ट के अंदर वहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, देयर वर अनऑक्यूपाइड स्लॉट्स इन पेरियोडिक टेबल। अनऑक्यूपाइड का मतलब खाली थे, कुछ उसने पेरियोडिक टेबल के अंदर अपने कुछ स्लॉट्स है वो खाली रखे थे, और उन्होंने कहा था, एक प्रिडिक्शन उन्होंने दिया था कि लेटर ऑन वहाँ पर इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी और यहाँ पर ये एलिमेंट्स है वो आएंगे। उनका उन्होंने अपनी तरफ से है एक तरीके से नाम रख के भी बता दिया था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे मेरिट्स के अंदर। तो उन्होंने उसके लिए पहले से ही है कुछ खाली जगह है वो छोड़ रखी थी, जिनका उन्होंने कहा था कि लेटर ऑन जब भी इनका मतलब डिस्कवरी होगी तो ये एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो उनके लिए कुछ स्लॉट्स उन्होंने पहले से ही खाली छोड़ दिए। जैसे होता नहीं क्लास के अंदर कि कुछ बच्चे हैं जैसे अपने फ्रेंड उनका जैसे मतलब आएगा तो उसके लिए पहले से जगह है वो छोड़ के रखते हैं कि भाई यहाँ पर मेरा फ्रेंड आएगा। तो उसी तरीके से उन्होंने भी क्या किया था कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की उस समय तक डिस्कवरी नहीं हुई है, तो उसके लिए उन्होंने पहले से खाली जगह छोड़ के रखी थी और कहा था कि भाई यहाँ पर ये एलिमेंट आएगा। इस तरीके से उन्होंने प्रिडिक्शन है वो दिया था। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसके मेरिट्स क्या थे और डीमेरिट्स क्या थे। इस अब हम देख लेते हैं मेंडलीव पेरियोडिक टेबल के यहाँ पर क्या क्या मेरिट्स है वो थे। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोगों को यहाँ पर जो बेनिफिट है हम वो कह सकते हैं सबसे मेजर जो है वो था, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उन्होंने कुछ स्लॉट्स है वो खाली रखे थे। तो मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ प्रिडिक्शंस है वो दिए थे कि भाई यहाँ पर लेटर ऑन कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी और इन यहाँ पर इन फ्री स्लॉट्स के अंदर है वो एलिमेंट्स है वो आएंगे। तो ये उन्होंने बहुत पहले ही प्रिडिक्शन है वो दे दिया। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है जो हम कह सकते हैं कि मेरिट है या बेनिफिट अचीवमेंट है वो मेंडलीव पेरियोडिक टेबल का था। तो ये था कि he predicted for few elements and left some slots in, मैं पेरियोडिक टेबल को यहाँ पर पीटी लिख रही हूँ, पेरियोडिक टेबल। ही लेफ्ट सम स्लॉट्स इन पेरियोडिक टेबल, लेटर ऑन these elements discovered and placed there। जैसे भविष्यवाणी करते हैं ना पंडित जी वगैरह, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा इस तरीके से है प्रिडिक्शन दिया था कि भाई यहाँ पर कुछ स्लॉट्स हैं जो उन्होंने पहले से खाली छोड़ रखे थे। अब उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर जो एलिमेंट्स है जिनके बारे में उन्हें पता तो नहीं था कि भाई कौन से एलिमेंट्स होंगे, पर उन्होंने अपनी तरफ से उनका नाम है वो रखा था। तो एमसीक्यू के फॉर्म के अंदर या 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर वो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था एका संस्कृत जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के जो यहाँ पर अपनी तरफ से नाम रखे थे वो था एका बोरोन,
ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। ये तो नाम मेंडलीव ने रखे थे। जब इनकी डिस्कवरी हुई तो उसके बाद में इनके नाम है वो रखे गए। तो आफ्टर डिस्कवरी जो एलिमेंट्स के जो नाम रखे गए थे वो ये थे। स्कैंडियम, सिंबल होगा Sc। ए का एल्यूमिनियम, इसका होगा यहाँ पर गैलियम, गैलियम, और सिंबल होगा इसका Ga। ए का सिलिकॉन, इसका जो नेम होगा वो होगा जर्मेनियम और सिंबल होगा Ge। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर 1 मार्क के अंदर है, वो पूछा जा सकता है कि भाई उन्होंने नाम क्या रखे थे, लेटर ऑन इनका यहाँ पर क्या नाम है वो रखा गया, इन एलिमेंट्स को क्या नाम है वो दिया गया। अब उन्होंने किस तरीके से इनको पहले से ही प्रेडिक्ट किया, तो वही मैंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इनके ऑक्साइड और हाइड्रेट्स बना के देखे गए थे। तो जिसके जो ऑक्साइड और हाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला सेम आ रहा था तो उनको एक ही ग्रुप के अंदर है वो प्लेस किया गया था। तो इस तरीके से ये सबसे मेजर अचीवमेंट हम कह सकते हैं मेंडलीव का। और इसके बाद उसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके पर्टिकुलर मेरिट्स क्या थे, तो उनमें था कि जो उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया था तो सेम प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप है वो दिया जाना चाहिए। ये इनका क्लासिफिकेशन का एक कह सकते हैं कि बहुत बेसिक जो इनका जो हम कह सकते हैं बेस, स्ट्रॉन्ग बेस था, जिसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें ये फ़ायदा मिला कि अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो उसके सारे जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी हम जान सकते हैं। उनके जनरल फार्मूला ऑक्साइड्स के, हाइड्रेट्स के वो भी हम जान सकते हैं। वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये भी हम जान सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कि हम एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी है वो कर सकते हैं इसकी वजह से। क्योंकि अगर हमें एक ग्रुप की पर्टिकुलर वहाँ पर प्रॉपर्टीज पता चल जाए तो उनके पर्टिकुलर जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम है वो रहेगी। फिर थर्ड पॉइंट आप इसके अंदर क्या बता सकते हो, करेक्शन इन एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास है वो करेक्ट किया गया फ्रॉम 13.5 to 9। पहले माना जाता था कि जो इसका एटॉमिक मास है वो 13.5 है वो होना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं कार्बन और नाइट्रोजन के आसपास है वो कहीं आना चाहिए, बट ऐसा उसको मतलब उसकी प्रॉपर्टीज है उनसे मैच तो कर ही नहीं रही थी। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है, तो इक्विवेलेंट मास है वो आ रहा था यहाँ पर इसका 4.5, और बाद में देखा गया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स हैं वो ग्रुप नंबर जो 2 है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है, उससे मैच कर रही हैं। तो 4.2 को उन्होंने उसके वैलेंस नंबर 2 से है मल्टीप्लाई किया तो वहां पर इनको मिला 9। तो इस तरीके से वहां पर उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम का एटॉमिक मास है वो 13.5 नहीं होकर कितना होना चाहिए, 9 है वो होना चाहिए। तो ये एक बहुत मतलब बड़ा अचीवमेंट है वो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम का फाइनली जो एटॉमिक मास है वो करेक्ट है वो किया गया, 13.5 से उसको 9 है वो उसमें जो एग्जैक्ट है उसका एटॉमिक मास उसमें कन्वर्ट है वो किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर हम मान सकते हैं जो इसका जो मेन हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट या मेरिट है वो क्या थे, तो वो ये था कि उस समय तक जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस उस समय तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया था, अलग से जीरो ग्रुप है वो असाइन कर दिया गया था। नोबल गैसेस वर प्लेस्ड, क्योंकि डिस्कवरी तो हुई नहीं थी तो उन्होंने अलग से कुछ स्लॉट है, अलग से वो जीरो ग्रुप है वो बना दिया इन ग्रुप 0, उनको ग्रुप 0 के अंदर प्लेस्ड है कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब जो टेबल पहले से बनी हुई थी उसमें कहीं पर कुछ उन्होंने है वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया
और जितने भी जो नोबल गैसेस है जिनकी डिस्कवरी है वो बाद में हुई थी, तो उनको अलग से एक जगह दे दिया जहां पर उनको है वो रखा गया। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस है जो इनर्ट होती है, इनएक्टिव होती है, किसी से रिएक्शन है वो करती नहीं है, तो उनका पता भी नहीं चला। तो जब तक उनका पता चले, इसलिए उन्होंने जो टेबल जो उन्होंने ऑलरेडी बना दिया था 63 एलिमेंट्स को ऑलरेडी क्लासीफाई कर चुके थे वो, तो उनको डिस्टर्ब किए बिना उनको क्या कर दिया, अलग से ही एक पर्टिकुलर वहाँ पर जो ग्रुप है वो अलॉट कर दिया, जिसमें जितने भी जो नोबल गैसेस जो डिस्कवरी होएगी तो उनको वहाँ रख दिया जाएगा। तो ये थे कुछ वहाँ पर मेरिट्स। अब हम इसके देख लेंगे यहाँ पर कि भाई डी मेरिट्स हैं वो क्या क्या थे। देखते हैं यहाँ पर कि जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके डी मेरिट्स क्या क्या थे, और वी कैन से यहाँ पर उसके लिमिटेशंस क्या क्या थी जो एग्जाम में है वो पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो यहाँ पर ड्रॉबैक था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। वहाँ पर हाइड्रोजन की है पोजीशन है वो फिक्स ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका रीज़न हम समझ लेते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का वैसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो उसको रखा जाना चाहिए था वहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के अंदर, पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वो नॉन मेटल है और उसको रखा गया है मेटल्स के साथ में। तो ये एकदम मतलब जब उनका बेसिस ही केमिकल प्रॉपर्टीज था, तो फिर भी उसको फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया मेटल्स के साथ में, जबकि ये तो है नॉन मेटल। तो इसका रीज़न है वो मेंडेलीव के पास में नहीं था। तो यहाँ पर उसकी पोजीशन हाइड्रोजन की हम कह सकते हैं वो फिक्स है नहीं थी, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो नॉन मेटल से मैच करती हैं। और इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होना चाहिए, इसका जवाब है मेंडेलीव के पास में नहीं था। उसके बाद में जहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस भी थे जहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है उसको फॉलो है वो नहीं किया गया था, जैसे कि हमने न्यूलैंड वाले में भी पढ़ा था कोबाल्ट और निकल के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ पर जैसे कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो होता है 58.9 और जो निकल है उसका होता है 58.6। तो यहाँ पर आना तो पहले किसको चाहिए, निकल को, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कम है, पर फिर भी टेबल के अंदर वहाँ पर कोबाल्ट को पहले रखा गया जिसका एटॉमिक मास क्या है ज़्यादा। उसी तरीके से सेम वहाँ पर टेल्यूरियम और आयोडीन के केस में भी इसी चीज़ को फॉलो किया गया है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रखा गया, जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं फिर भी उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। उसका अच्छा सा एग्जांपल है कॉपर एंड मरकरी। तो कॉपर मरकरी दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों ही टेंशन मेटल्स हैं, फिर भी कॉपर को तो फर्स्ट बी में रखा गया है और इसको मरकरी को है वो सेकंड बी में रखा गया है। क्यों इनको अलग ग्रुप में रखा गया, इसका रीजन है वो मेंडेलीव के पास में नहीं था। फिर उसके बाद में आता है पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स वर नॉट असाइन्ड। जितने भी आइसोटॉप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की ही अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, वहाँ पर जो जिनके एटॉमिक मास है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तीनों के लिए एटॉमिक मास एक के लिए 1, एक के लिए 2 और एक के लिए 3 होगा। तो वहाँ पर कहीं पर भी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को प्लेसमेंट नहीं दिया गया। उसी तरीके से क्लोरीन है, तो क्लोरीन का भी एक एलिमेंट जो है उसका जो एटॉमिक मास है अगर 35 है, दूसरे का 37 है, तो वहाँ पर दोनों को मतलब अलग अलग प्लेस है वो नहीं दिया गया, सिर्फ एक क्लोरीन को ही प्लेसमेंट है वो दिया गया। तो जितने भी जो आइसोटॉप्स है जिनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। और जबकि पीरियोडिक टेबल, इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल का बेस ही क्या था, एटॉमिक मास था। तो फिर अदर साइंटिस्ट ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई जब आपकी पीरियोडिक टेबल का बेस ही वहाँ पर एटॉमिक मास है, तो जिनका एटॉमिक मास अलग अलग आ रहा है उनको भी जगह है वो मिलनी चाहिए। तो इसका जवाब है वो मेंडेलीव के पास में नहीं था। फिर लास्ट यहाँ पर कॉज आता है, जो लास्ट यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो है कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी। मतलब किस रीजन की वजह से वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटिशन हो रहा है, इसका कोई एग्जैक्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो मेंडेलीव के पास में नहीं था। तो ये कुछ पर्टिकुलर जो लिमिटेशन हम कह सकते हैं जिनकी वजह से मेंडेलीव की पेरियोडिक टेबल के अंदर इसको भी रिजेक्शन की लिस्ट में है वो डाल दिया गया था। साथ ही साथ एक पॉइंट इसके अंदर एक और है कि जितने भी जो डिस्कवरी हुई न्यू एलिमेंट्स की, उनको कहाँ कैसे प्लेसमेंट दिया जाए, ये भी बाद में थोड़ा सा टिपिकल हो गया। स्टार्टिंग में तो क्या था कि वहाँ पर जो एटॉमिक मास है उसमें डिफरेंस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा था, पर जैसे जैसे हैवी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो वहाँ पर क्या है कि जो उनका एटॉमिक मास है उनके अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत कम आ रहा था, मतलब पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस आ रहा था। अब उनको कैसे प्लेसमेंट दिया जाए, एक फिक्स टाइम, एक पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई एटॉमिक मास में डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये
पता ही नहीं चल रहा था कि उनको कैसे है वो प्लेसमेंट है वो दी जाए इन केस ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो ये भी इसी का ही ड्रॉबैक था। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर ये भी बता सकते हो कि लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, इनको भी यहाँ पर कोई प्लेसमेंट है वो नहीं दी गई थी मेंडलीव की टेबल के अंदर। और 10th के बेसिस पे इतने पॉइंट्स है वो यहाँ पर बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। 11th के रिस्पेक्ट में आपको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि नो प्लेस वर गिवन टू लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया मेरिट्स, डीमेरिट्स और साथ ही साथ जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स हैं वो क्या थे। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अदर लोगों को भी बेनिफिट है वो मिल सके। थैंक यू।